आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर और हीट, यानी टेम्परेचर और उसके रिलेटेड जो सारी बातें हैं। तो टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बात सबसे पहले करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम दो बॉडीज़ को इन कांटेक्ट रख दें और अगर एक बॉडी उनमें से हॉट हो और दूसरी कोल्ड हो, तो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से, यानी हॉट बॉडी से फ़्लो करती है टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। और जब दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो हीट का फ़्लो जो है वो रुक जाता है, या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। यानी जितनी हीट एक बॉडी लॉस कर रही होती है उतनी ही हीट दूसरी बॉडी जो है वो गेन कर रही होती है। तो फिर आप इस सूरत में कहते हैं कि इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो गई है। ये कॉन्सेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम का रखना है आपने अपने जहन में। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई बॉडी इनिशियली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो किसी दो बॉडीज़ के साथ, तो वो दोनों बॉडीज़ भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये अक्सर पूछा जाता है, स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ नहीं होते। क्या है कि अगर दो बॉडीज़ इस तरीके से, हमारे पास दो बॉडीज़ हो ए और बी, ये किसी तीसरी बॉडी के साथ दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सी के साथ, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये एरो लगा के इस तरीके से हम इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं इसको। ठीक है, कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी। थर्मोमीटर्स एंड टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल आपको पता है आमतौर पे दो तीन टेम्परेचर स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल जो है ये यूज़ होता है। जो था फारेनहाइट सेल्सियस स्केल है, उसकी ये जो दो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक उनमें से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और एक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो थर्मोमीटर सेल्सियस ग्रेड जो है स्केल जो है वो थर्मोमीटर के ऊपर लगाया जाता है। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है जिससे एक थर्मोमीटर बनाया गया है। वो इस तरीके से बनाया गया है कि अगर इस तरीके से हम दो मेटल जो हैं वो आपस में कांटेक्ट कर दें इस तरीके से कि दोनों मेटल की थर्मल इक्विलिब्रियम अंडर द टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन अंडर द टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो अगर हम इनमें से इनको गर्म करें तो इस तरीके से ये बेंड हो जाती है। इसमें हीट 2 जो है वो एक्सपेंड हो गई है मोर देन मेटल 1। इसमें मेटल 2 ज़्यादा एक्सपेंड हुई है एज़ कम्पेयर टू मेटल 1, तो इसलिए वो उसने उसको बेंड कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें, ये दो मेटल्स ही लगाई हुई हैं और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये बेंड होती जाएंगी और इस तरीके से आपको टेम्परेचर जो है वो मेजर होता जाएगा। फारेनहाइट स्केल है, इसकी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। इसमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फारेनहाइट होता है और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 212 फारेनहाइट होता है और फिर उनके दरमियान जो 180 डिग्रीज़ लगाई हुई होती हैं। अब हमें पता है कि सेल्सियस में भी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
लेकिन इसको हमने 100 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जबकि फ़ारेनहाइट में यही पॉइंट है जिसको हमने 180 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। दोनों का आपस में रिलेशन है कि एक में 100 और दूसरे में 180 है, इज़ इक्वल टू 5/9। तो रेशो ले ली है इनकी, एज ग्रेट एज द टेम्परेचर चेंज ऑन 1 सेंटीग्रेड, यानी 1 सेंटीग्रेड से इतना ज़्यादा जो है वो चेंज आती है एक फ़ारेनहाइट डिग्री में टेम्परेचर की। टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू, ये फिर इसमें इस तरीके से फार्मूला बनाया हुआ है, ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, नोट दैट द सेल्सियस टेम्परेचर Tc is the temperature of Celsius degree C above freezing point. The number of Fahrenheit degrees above freezing point is 5.9 of this. 5.9 of this. But the freezing point of Fahrenheit scale is 32 Fahrenheit. So to obtain the actual Fahrenheit temperature Tf, multiply the Celsius by 5.9 and then add 32. सिम्बॉलिकली ये लिखा है और इसमें रिवर्स जो है वो डिग्री सी वाला ये लिखा है। ये अब आपका काम है उसको याद रखना, ये भी आपने की पॉइंट इसका याद रखना है। गैस थर्मोमीटर एंड द केल्विन स्केल। अच्छा, गैस थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, we discuss the thermometer that comes with a comes close to an ideal to the ideal constant volume गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर में असल में गैस फिल अप की होती है, टेम्परेचर के साथ जो है वो गैस एक्सपेंड करती है, या टेम्परेचर अगर लो होता है तो गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वॉल्यूम ऑफ द जो गैस है उसके हवाला से फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, या फिर टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रेशर ऑफ द गैस पे ऊपर बात करते हैं। अगर हम गैस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट कर दें, फॉर द प्रेजेंट केस उसने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लिया हुआ है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर जो है और टेम्परेचर का जो आपस में रिलेशन है उससे फिर हम टेम्परेचर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने कन्वर्जन फैक्टर बताया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये उसने कहा है नेवर से डिग्री केल्विन इन एसआई नोमेनक्लेचर द टेम्परेचर मेंशन्ड अबव इज द 293 केल्विन, नॉट डिग्री केल्विन। बस ये इस तरीके से थोड़ा सा ये रॉन्ग है, इसने कहा लिखना। ये बायो एप्लीकेशन है, एक इसको देख लेते हैं। Most mammals maintain body temperature in the range 36 to 40 degrees C. A high metabolic rate warms the animal from within, and the insulation such as fur and the body fat slows the heat loss. ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है जनरल फिजिक्स का, कि बॉडी फर जो है उसका क्या काम है। Kelvin scale and absolute temperature है। The Celsius scale has two fixed point, the normal freezing and boiling point of the temperature, ये normally ये ऐसे होते हैं। We define the Kelvin scale by using the gas thermometer with only one single reference point, temperature that the pressure P as the gas thermometer is directly proportional to the Kelvin temperature. So we define the ratio of any two Kelvin temperature T1 and T2 corresponding to the, ये बड़ा important है आपका एमसीक्यू कैलकुलेशन के लिए, ये याद रखना है। और ये
केल्विन स्केल के ऊपर जो है वो टेम्परेचर डिटरमिन करने का तरीका भी है। ये प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है या प्रेशर ऑफ गैस एट एनी टाइम, ये प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट है। ये इसने कुछ कंपैरिजन भी किया, इसकी फिगर को भी देख लेना, ये जहन में रहेगी फिर आपके। आगे है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और थर्मल एक्सपेंशन है। इसमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो लीनियर एक्सपेंशन में ये रिलेशन है कि डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, और फिर जो इनिशियल लेंथ है वो एल नॉट, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो उसका नाम अल्फ़ा रखा हुआ है, एल नॉट डेल्टा टी। अगर मैं अल्फ़ा को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा एल नॉट ओवर डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ठीक है, different value for different one is called the coefficient of x. The SI unit of alpha is Kelvin inverse. Remember that the temperature interval is the same on the Kelvin and Celsius scale. If the object has length L naught at temperature T naught, then its length L at temperature T naught delta plus T is given by. ये उसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों से शेयर किए, इसको देख लीजिएगा। Heating an object as a whole with a hole if the solid subject has hole in it, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। उस तरीके से जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। एक्सपेंशन डिफरेंट वे से होगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इसमें उसी तरीके से प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम के और फिर चेंज इन टेम्परेचर के। इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं, बीटा को। For solid material, we can find the simple relationship between volume expansion coefficient beta and the linear expansion coefficient. ये भी आपने consider a cube of material with length L, volume V is equal to L cube as initial temperature L naught और V naught. When the temperature increase with delta T, delta L increase होता है, so delta V इसमें हो जाता है। तो delta V is equal to delta V, delta L है और delta V over delta L है, या 3L स्क्वायर वॉल्यूम उसको निकाल दें। ये कुछ मटेरियल हैं जिनके अल्फ़ा और बीटास दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा ज़रूर इनको नज़र दौड़ा लेनी है। इनमें आमतौर पे जो स्टील वगैरह है या ग्लास है, एलुमिनियम है, उनका ज़रा जहन शीन भी रख कर लें। ये उसने रिलेशन फाइंड जिस किया है कि बीटा इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह से MCQ जो कैलकुलेट कर सकते हैं इस हवाला से। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर है। तो वाटर जो है वो जब इसका टेम्परेचर हम लोअर करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इसकी वाटर इज़ द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री इन द वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि वाटर इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, 4 डिग्री C डिक्रीजेस इन वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो डिक्रीज करता है इन वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इन दिस रेंज इफ इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़ नेगेटिव अबव। अच्छा, ये आपसे बड़ा MCQ पॉइंट पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी एग्जांपल दें किसी मटेरियल की जिसमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, या सिंपली पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको अनोमलस बिहेवियर जो है वो वाटर कहते हैं। इसमें जो है वो एनिमल लाइफ इन लेक्स के लिए ये ज़रूरी है। अ लेक कूल्स फ्रॉम द सरफेस डाउन
above 4 degrees C the cooled water at the surface flows to the bottom because of its greater density। ज़ाहिर है वो उसमें उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। बट व्हेन द सरफेस टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 4 डिग्री सी द वाटर नियर द सरफेस इज लेस डेंस देन द वाटर वार्मर वाटर बिलो, hence the downward flow ceases and the water near the surface remain colder than the bottom। as the surface freezes the ice float because it's less dense than water। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, ये जनरल आपके पास है। थर्मल स्ट्रेस है। If we clamp the ends of a rod rigidly to prevent expansion or contraction, then change in temperature, thermal stress develops। थर्मल स्ट्रेस उसके भी डेवलप हो जाती है। The resulting stresses may become large enough to strain the rod irreversibly or even break it। ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेस के नतीजा में हो सकता है। टू कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेस in the clamped rod we compute the amount the rod would expand or contract। ये है हमारे पास फार्मूला डेल्टा ओवर एल नॉट थर्मल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये यंग्स मॉडुलस है। इसी तरीके से फिर उसने ये यूज़ किया है फोर्स ओवर एरिया, ये थर्मल स्ट्रेस है और इसको इस तरीके से हमने डिटरमिन करना है। कहता है फॉर आर डिक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज नेगेटिव, सो एफ एंड एफ ओवर ए आर पॉजिटिव। दिस मीन्स दैट द टेंसाइल फोर्स एंड स्ट्रेसेस आर नीडेड टू मेंटेन द लेंथ। इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव एफ एंड एफ आर नेगेटिव and the required force and stresses are compressive। ये याद रख लेना। क्वांटिटी ऑफ हीट है, हीट एनर्जी या हीट ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस solely because of temperature difference is called heat flow और heat transfer। ये भी याद रखना है कि किसको आप हीट फ्लो या हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड इन दिस वे इज कॉल्ड हीट। इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसको हीट कहते हैं। ये कुछ हिस्ट्री के एतबार से भी बातें लिखी हैं, ये भी एमसीक्यू के लिए आपने याद रखनी। टेम्परेचर वर्सेस हीट, इसका कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे आपने देखना है। कैलोरी ये डेफिनेशन है, ये कैलोरी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, यूज़ हो सकती है कहीं भी। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी BTU जिसको कहते हैं, ये कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और हो सकता है बाज़ दफ़ा वो MCQs ही BTU में पूछा जा सके। तो 1 BTU is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 Fahrenheit from 63 Fahrenheit to 64 Fahrenheit। यहाँ 15.4 है, 14.5 है, तो 15.5 है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस, इतने जूल, किलो कैलोरी जूल में होगा, BTU भी हो गया। ये यूनिट्स आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से वी यूज़ द सिंबल क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट है ऑफ द क्वांटिटी हीट व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद द इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डेल्टा टी एंड कॉल इट डेल्टा क्यू। द क्वांटिटी ऑफ हीट Q रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ mass M फॉर of a certain material from T1 to T2 is found to be approximately proportional to the change in temperature। It is also proportional to the mass of the material। ये लिखा। When you are heating water to make tea, you need twice as much heat for 2 cups as for
one of the temperature if the temperature change is the same। ये उसने टेम्परेचर के हवाला से बात की है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी जो है ये समझ ले कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक हीट से यहाँ पे भी डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा Q ओवर एम डेल्टा टी। स्मॉल चेंजेस के लिए आर पॉजिटिव, यानी इसमें सारी क्वांटिटीज हीट पॉजिटिवली हीट इंटर्स आर and the object and its temperature increase when we say that if when they are negative the heat leaves the object and its temperature decreases। ये फार्मूला याद रखना स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट के हवाला से बात कर लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट के हवाला से उसने ये बात की है कि हमें पता है टोटल मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास, और फिर जब हम m की जगह ये वाली क्वांटिटी NM लगा देंगे तो उस सूरत में फार्मूला ये बन जाएगा। लेकिन अब ये C कैपिटल जो है ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ये है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये अब याद रखना है, और ये MC के बराबर है मोलर हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट और ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ध्यान रखना है अब आपने। ये फार्मूले लाजमी तौर पर आप लोगों को याद होने चाहिए। इसी तरीके से क्लोरीमेट्री एंड फेज चेंज है। Colorimetry mean measuring heat. We have discussed the energy transfer involved in temperature changes. Heat also involved in the phase changes, such as the melting of ice, boiling of water. Once phase change. When we use the term phase to describe the specific state of matter, such as solid, liquid, or gas, the compound H2 exists in the solid phase as ice, लिक्विड फेज एज वेट। ये कुछ एग्जांपल्स उसने दिए, इनको भी अंडरस्टैंड करना है आपने। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज कॉल्ड फेज चेंज, फेज ट्रांजिशन। अच्छा, टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी टू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सी एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतनी हीट हमें चाहिए 3.34 × 10⁵ जॉल। This heat required per unit mass is called the heat of fusion. This heat required per unit mass heat of fusion कहलाती है। ये latent heat of fusion, ये याद रखना, नाम याद रखने, ये इससे पूछे जाएगा। For water at normal atmospheric pressure the heat of fusion is, latent heat of fusion जो है वाटर के लिए है 79.6 कैलोरी पर ग्राम, जो सबसे 3.34 into 10⁵ joule per kilogram. More generally, to melt a mass m of a material that has a heat of fusion LF require a quantity of heat Q given by, हाँ ये फार्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट हम याद कर लें। This process is reversible. To freeze liquid water to ice at 0 degree C, we have to remove the heat. The magnitude is the same, but in the case Q is negative because heat is removed rather than added. To cover with possibilities and to indicate other kinds of phase changes we write, ये कोई फार्मूला वो कहता लिखते हैं। अब प्लस माइनस साइन उसी तरीके से, mass of the material that changed phase, latent heat for this phase change, if heat enters positive, if heat enter the material, if negative, if leave the material, phase equilibrium।
heat of vaporization. अच्छा, we can go through the whole story again. For boiling or evaporation, a phase transition between liquid and gaseous phase, the corresponding heat per unit area per unit mass is called the heat of vaporization. At normal atmospheric pressure, the heat of vaporization LV for water is ये याद रखना है 2.256 इंटू 10⁻6 जूल पर केल्विन 539 और 974 जो है वो BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये मेरा ख्याल छोटी सी कैलकुलेशन भी इसकी उसने देख लेना है आपने। तो ये अब वाटर का फेस चेंज जो है वो जिस तरीके से होता है उसने यहाँ पे बताया हुआ है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, जस्ट एक दफ़ा ग्राफ को टेबल को आपने रीड कर लेना है ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में रह जाए। सब्सटेंस कैन सम टाइम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फेज, दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। और सबलाइम उसको कहते हैं सॉलिड को। द corresponding heat is called the heat of sublimation. Liquid carbon dioxide cannot exist at a pressure lower than about 5.5 into 10 to the 5 Pascal, about 5 atmosphere. And dry ice, solid carbon dioxide sublimes at atmospheric pressure के ऊपर ये sublime हो जाती है। ये बड़े important MCQ point है। Sublimation of water from frozen food causes freezes burn. The reverse process, the phase change of the gas of to solid, occur when the frost forms on the cold objects such as higher refrigerator cooling coils. Solid में convert हो जाता है। Very pure water can be cooled several degrees below the freezing temperature without freezing. A liquid can sometimes be superheated above its normal boiling temperature. यहाँ पे super cold है, यहाँ पे superheated है। ये यूज़ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना है अब आप। evaporation जो है वो causes cooling, इसका भी पता होना चाहिए। Where the air temperature may reach 55 degrees Celsius, the skin temperature may be as much as 30 degree cooler than the surrounding air temperature. ये LC की वैल्यू दी है। मैकेनिज्म्स हीट ऑफ ट्रांसफर कंडक्शन है। अच्छा, हीट रीच द कूलर बाय कंडक्शन थ्रू द मटेरियल, द एटम्स इन द हॉटर region have more kinetic energy on the average than their cooler neighbors. They jostle their neighbors, giving them some of their energy. The neighbors jostle their energy, their jostle their neighbors and so on। इस तरीके से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे कुछ उसने कैलकुलेशन के हवाला से बात की है कि हीट फ्लो जो है वो चेंज इन टेम्परेचर dq ओवर dt, और वो क्या है KA/TH माइनस TC ओवर L। The quantity is called the temperature difference per unit length. It is called the magnitude of the temperature gradient. The numerical value of thermal conductivity K depends upon the material of the rod. Material with large K are good conductors. ये बातें याद रखनी है अब आपने, ये इम्पोर्टेंट है। ये आगे यूनिट भी इसका ना देख लेना है। The thermal conductivity of dead यानी non moving air is very small
MCQ point. The wool sweater keeps you warm because it traps air between their fibers. ये भी है. Many insulating materials such as styrofoams and the fiberglass are mostly डेड एयर. डेड एयर का मतलब है उनके वो उनकी लेयर्स के दरमियान जो है वो एयर को डेड कर दिया जाता है. मीन के वो कोशिश की जाती है कि इन मोशन ना हो. अच्छा, वी इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट एक्स अलोंग द लेंथ एंड जनरलाइज द टेम्परेचर ग्रेडियंट टू बी डेल्टा एक्स और डेल्टा टी. ये एच डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स. और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो और के जो है कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी. वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे आया है, बाद में पता चल जाता है कि ये क्या है. थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग. इंजीनियर्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर. थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो यहाँ पर ये है हीट. द थर्मल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ स्लैब ऑफ मटेरियल विद एरिया इज डिफाइंड so that the heat current H through the slab is H is equal to AT over R. Temperatures हैं. Comparing this with the equation, we see that R is given by L over K, where the thickness SI unit, British thermal unit. ये इसने एक एग्जांपल बीच में पर्टिकुलर कोट करती है, ये भी आप लोगों ने देखनी है. कन्विक्शन के एतबार से कुछ पॉइंट्स देखने हैं. इफ़ द फ्लूइड इज सर्कुलेटेड बाय a blower or pump, the process is called force convection. If the flow is caused by difference in density due to thermal expansion, such as air rising, the process is called free convection. MCQs लाजमी तौर पे देखने. ये आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने डिस्कस की हुई हैं, ये भी लाजमी तौर पे देखनी. अगर कोई मसला हो तो फिर स्पेसिफिकली यहाँ से करेंगे. रेडिएशन है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसका एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना. और यहाँ पर ये लिखा है एमिसिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन अच्छा इसको पढ़ लेते हैं. द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस इज प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया and to the fourth power absolute temperature. The rate also depends upon the nature of the surface. We describe this dependence by the quantity E called emissivity. A dimensionless number between 0 and 1. E is the ratio of the rate of radiation from a particular source to the rate of radiation from an equal area of an ideal radiating surface at the same temperature. ये ना ज़रा अच्छे तरीके से. Emissivity also depends somewhat on temperature. Thus, we can to nine significant figure. It expresses the heat H is equal to delta Q over delta H from the surface. तो ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये शूर है. रेडिएशन एंड अब्जॉर्प्शन है. अब काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो. रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो और एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे. अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अभी इसको कर लेता हूँ. ठीक है, थोड़े से पेजेस रहते हैं, कर लेते हैं. तो ये आपके पास जो है वो नेट हीट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्परेचर टी विद द सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी एस इज दिस ए इंटू. तो ये अब उसने ये लगा दिया और इसको एस की जगह पुट कर दिया है. तो हीट की वैल्यू जो है, जो वर्ल्ड हीट है, वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी. टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4. एस स्टैंड फॉर सोर्स है. ठीक है.
आगे है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी तौर पर पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है। अच्छा, climate radiation, climate and climate change. Our planet constantly absorb radiation coming from sun. In thermal equilibrium, the rate at which the planet absorbs solar radiation must be equal to at the rate at which emits radiation. The presence of an atmosphere on the planet has significant effect on this equilibrium. Most of the radiation emitted by the sun is in the visible part of spectrum, to which our atmosphere is transparent, but the average surface temperature of Earth is only 287 Kelvin, 14 degrees C. Hence, most of the radiation that occur the planet emits some space to infrared radiation, just like the radiation from the person shown in figure. अच्छा, फिगर को नहीं देखते यहाँ पे कोई चीज़, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये आपने देख के आना है। अगर कोई मसला हो तो मेरे साथ बात कीजिएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ्स जो हैं ये आप लोगों को बनाए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अल्लाह।